हाँ लास्ट क्या पढ़ा था? खत्म कर दिया चंद्रगुप्त सेकंड को, कुमार को चलेगा। तो स्टार्टिंग कहां से की थी? रामगुप्त से की थी स्टार्टिंग। अच्छा तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो रामगुप्त क्या था सकता है? निकम्मा ना, बेलखना सा सकता है, एकदम निकम्मा था। अच्छा रामगुप्त की जानकारी में कहां से मिलती है? क्या नाम था उसका? देवी चंद्रगुप्तम। अच्छा और कहां से मिलती है इसकी जानकारी में? राष्ट्रकूटों के अभिलेखों से। और अभिलेखों से। अच्छा इसके बाद जो नोट लगाया हुआ शायद सिक्के में कुछ और लिखा था, वहां से इसकी जानकारी। बुलंदी सॉरी हाँ बुलंदी बाग में क्या मिला था? लकड़ी का इसकी दरवाजा मिला था। यहाँ से पहिया भी मिला है बुलंदी बाग से ना, ध्रुव स्वामी है, ध्रुव पहिया। और इसके छोटे भाई का। अच्छा इसके शासनकाल में कौन सा शासक था, शक शासक, जिसने आक्रमण किया था? रुद्र सिंह थर्ड है ना, रुद्र सिंह थर्ड ने इस पर अटैक किया था। अच्छा तो उसने क्या मांग की थी? गुरुस्वामी की, मैं दे दे छोड़ दूंगा तेरे को। भाई ने क्या कहा था? ले जा, है ना। हाँ इसके अलावा फिर हमने देखा था कि जो चंद्रगुप्त सेकंड था उसने एक तो रुद्र सिंह थर्ड को मारा और रामगुप्त को मारा, और शादी कर ली किससे? गुरुस्वामी से, और राजा बन गया कहां का? मगध का। फिर शुरू किया था चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड का टाइम पीरियड कितना है? 375 414 ईस्वी तक है। अच्छा ये जो चंद्रगुप्त सेकंड था इसकी कुछ उपाधि देखी थी हमने, कौन कौन सी? और प्रभावती है परमेश्वर, इसकी उपाधि देखी थी। अच्छा तो चंद्रगुप्त सेकंड है, इस चंद्रगुप्त सेकंड ने दिल्ली में एक स्तंभ लगवाया था, क्या नाम है उसका? मेहरौली लोह स्तंभ। उसे क्या जानकारी मिलती है? रख दे उसको, हाँ तो रख दे उसको। अब बोलने में मजबूर कर दे हो क्या? रिकॉर्ड हो रहा है ये। कौन सी अधिकार बना रहा है था? बहाल विक, बहाल विक या बहाल विक हो ना, उसको आ रहा था। अच्छा इसके अलावा क्या देखा था इसके बारे में? पुत्री का क्या नाम था? कहां शादी की थी? वाकाटक नरेश। क्या नाम था उसका? रुद्रसेन सेकंड। उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद वाकाटक जो साम्राज्य था उसका कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष नियंत्रण चंद्रगुप्त सेकंड करने लग गया था, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि फिर भी वहां का जो शासन था वो किसके हाथ में था? प्रभावती गुप्त के हाथ में ही था। अच्छा और क्या देखा था इसके बारे में, सेकंड के बारे में? नवरत्नों के नाम देखे थे, कौन कौन से नाम थे बताओ? कालिदास, ब्राह्महीर, धनवंतरी, अमर सिंह, वेदांत भट्टी, शंकु, घटकरपर, सपनक और वरुची। ये नौ क्या थे इसके? विद्वान थे, दरबारी विद्वान थे जो इसके दरबार रहते हैं, जिनको हम नवरत्न के नाम से जानते हैं। फिर हमने देखा था कि 399 ईस्वी में एक चीनी यात्री इसके शासनकाल में यहाँ आया था भारत में, क्या नाम था उसका? फाइयान, है ना, फाइयान आया था इसके शासनकाल में। ये किस मार्ग से आया था? गया किस मार्ग से था? कौन से बंदरगाह से? ताम्रलिप्ति बंदरगाह से गया था ये। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? फोक्यो की, इसकी पुस्तक का नाम है। इस फोक्यो की में हमें ये चंद्रगुप्त के बारे में क्या जानकारी देता है? एक महान शासक था, अच्छा था, लेकिन इसका नाम का उल्लेख किया गया? नाम का उल्लेख नहीं किया इसमें। अच्छा ये भारत में लेने क्या आया था? बौद्ध धर्म और भगवान बुद्ध की जानकारी के लिए यहाँ पर आया है। इतना बड़ा इसके बारे में, कुछ और भी लिखा था। तो आगे बढ़ते हैं। कुमारगुप्त हेडिंग लगा लो। इसका टाइम पीरियड है 414 से 454। कुमारगुप्त, ठीक है। देखो ये भी बड़ा शक्तिशाली राजा था, विद्वान था खूब ढंग से, अच्छा राजा था ना। वो एक ही निकाय में देखना था केवल, रामगुप्त ही। उसके बाद सारे राजा सामने आते। इसका बेटा हुआ स्कंदगुप्त, और बेहतरीन योद्धा हुआ था, देखेंगे उसके बारे में। इसके में दो उपाधियां मिलती है।
सेकंड की हमने कितनी उपाधि देखी थी? 3। एक कौन सी थी? विक्रमादित्य। एक कौन सी थी? परम भागवत परमेश्वर। और एक कौन सी थी? सकारी को कहा गया है रुद्र सिंह। थर्ड को उसने मारा था। इसलिए कुमारगुप्त की एक उपाधि मिलती है सक्रादित्य। ठीक है, एक उपाधि मिलती है इसकी में महेंद्रादित्य। ये 2 उपाधियां मिलती है किसकी? कुमारगुप्त की। देखो हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि जो गुप्त वंश है वो भागवत धर्म का अनुयायी था, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। लेकिन जो कुमारगुप्त है ये कार्तिकेय की पूजा करता है। कार्तिकेय कौन है? गणेश जी के बड़े भाई साहब। हाँ? भगवान शंकर की फैमिली ना पूरी, पार्वती जी, भोलेनाथ, कार्तिकेय और गणेश जी। देखो ये एक अलग ही चीज दिखती है क्योंकि मोस्टली अपन जो उत्तरी भारत है ना, इधर से मध्य प्रदेश से ऊपर वाला हिस्सा पूरा महाराष्ट्र ऊपर वाला, उसमें मोस्टली गणेश जी को मानते हैं। गणेश जी की खूब पूजा करते हैं। कार्तिकेय को केवल इतना जानते हैं कि गणेश जी के बड़े भाई है, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। जानते कुछ इस उनके बारे में नहीं जानते ना। वैसा का वैसा दक्षिण भारत में कार्तिकेय की पूजा होती है। गणेश जी को केवल इतना जानते हैं कि कार्तिकेय के छोटे भाई है और कुछ नहीं जानते उनके बारे में। यानी दक्षिण भारत में कार्तिकेय प्रसिद्ध है और उत्तर भारत में गणेश जी प्रसिद्ध है, उनकी पूजा होती है। कुमारगुप्त चूंकि मगध में, उत्तरी भारत में, और ये किसकी पूजा करता है? किसका न्याय है? कार्तिकेय का। जो कार्तिकेय का वाहन है वो है मोर। इनका वाहन क्या है? मोर है। इस वजह से कुमारगुप्त ने मयूर शैली के सिक्के चलाए थे। मयूर शैली के सिक्के किसने चलाए थे? कुमारगुप्त ने, क्योंकि ये कार्तिकेय का अनुयायी था और कार्तिकेय का जो वाहन है वो मोर था, इसलिए मयूर शैली के सिक्के चलाए। तो कार्तिकेय की और गणेश जी की तुमने कहानी सुनी होगी। एक बार ब्रह्मा जी ने मीटिंग बुलाई सभी देवताओं की। थोड़ी इस बात की हुई कि पहले पूजा किसकी की जाए। भाई आप पृथ्वी लोक पर लोग पहले किसको पूजेंगे? सब देवताओं में पहले इंद्र बोले मेरे को पूजो, इधर कार्तिक बोले मेरे को बोलो, गणेश पूजे मेरे को बोलो, सब अलग अलग बोले कि हमको पूजे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि उसी देवता की पूजा होगी जो सबसे पहले ब्रह्मांड के चक्कर लगा के आएगा। अब भाई साहब सबने अपने अपने वाहन उठा लिए। विष्णु भगवान ने गिर उठा लिया, भगवान नंदी उठा ली, इन्होंने मोर उठा लिया, दुर्गा माँ ने शेर उठा लिया। अब गणेश जी सोचे पड़ गए। गणेश जी का वाहन है ऊंदरा, चूहा, है ना। अब चूहा कितना भागेगा? उनके सामने कहा चूहे के औकात जो भागे। गणेश जी दिक्कत। अब गए मूसक वाला के पास, मूसक जी लड्डू खाने में बिजी। उनको कहा कि ब्रह्मा जी चक्कर लगाने, लगा तो सकते नहीं है, दिमाग लगाया उन्होंने और उन्होंने भोलेनाथ के और पार्वती के 7 चक्कर लगा लिए और 7 चक्कर लगाकर सबसे पहले पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास और बाकी सब धीरे धीरे आ गए। कार्तिक आ रहा, विष्णु भगवान सब आ रहे। सबसे पूछा चक्कर लगा लिया। अब गणेश जी तुमने लगा लिया कि हाँ मैंने लगा लिया। तू तो इतना जल्दी आ गया कैसे? कि मैं जो मेरा ब्रह्मांड है ना वो मेरे मम्मी पापा को, माता पिता को मानता हूँ। मेरे ब्रह्मांड वही है और मैं उनके चक्कर 7 चक्कर लगा के आया हूं, यानी कि मैंने मेरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा लिए। जैसे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रश्नों का कि जा आज के बाद तो पृथ्वी लोक पर तू ही पूजा जाएगा सबसे पहले। तो देख लो आज हम गणेश जी को सबसे पहले पूछते हैं, है ना? क्या हाँ, इसको बहुत सारी जगह ऐसे भी बोलते हैं कहानियों में कि भगवान शंकर ने ऐसा कहा था कि तुम में से कौन में से ज्यादा प्यार करता है, प्रेम करता है, हमें बताओ। तो गणेश जी बोले मैं करता हूँ, कार्तिक बोले मैं करता हूँ। ऐसे नहीं मानोगे तो कैसे मानोगे? प्रूफ को ये प्रूफ कैसे करें कि वही तुम ब्रह्मांड के चक्कर लगा के आओ। तो कार्तिक ने मोर उठाया था। तो कहानियां वही है, कोई कैसे बताता है, कोई कैसे बताता है। बात वही है कि इन्होंने उनके दोनों तरफ चक्कर लगाए थे, इसीलिए इनको पूछते हैं ना। अब तुम कहानी इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, कहानी पकड़ना है ना। तो ये कहानी है इनकी। फिर छोड़ो कहना आगे चलते पढ़ो। तो मयूरशैली के सिक्के बनाए थे किसने? एक चीनी यात्री वेनसांग। इस
ह्वेनसांग ने ऐसा कहा है कि जो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय ना, मतलब था पहले, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय, इस नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी, निर्माण किया था, वो किया था शक्रादित्य ने। ऐसा कौन बोलता है? ह्वेनसांग बोलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण शक्रादित्य ने किया है। अब इतिहासकारों ने खोज निकाली, शक्रादित्य कौन राजा था? तो शक्रादित्य नाम का कोई राजा ही नहीं है। फिर उनको पता चला कि शक्रादित्य नाम का कोई राजा नहीं है, लेकिन एक राजा है जिसने शक्रादित्य की उपाधि धारण की है। और चीन में यह परंपरा है कि वो राजा का नाम नहीं लेते, जैसे लुगाई लोग का नाम नहीं लेती, है ना, एक वाइफ अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेते, वैसे चीन में अपने राजा का नाम नहीं लेते। तो शक्रादित्य जो उपाधि मिलती है वो कुमारगुप्त की मिलती है। तो ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया है? कुमारगुप्त ने कराया है। लेकिन इसे कुमारगुप्त नाम नहीं, इसने क्या नाम दिया था? शक्रादित्य। तो फिर हमने निकाल खोज करके कि शक्रादित्य कौन था? कुमारगुप्त था। लिखो एक बार सारी बातें, उपाधि लिखो पहले ना, शक्रादित्य, महेंद्रादित्य। मैं लिखाऊंगा क्या ना, लिख लियो उपाधियां। देखो, यह भगवान कार्तिकेय का यह भगवान कार्तिकेय का अनुयायी था। कार्तिकेय का अनुयायी था जिसने मयूर शैली के सिक्के चलाए। जिसने मयूर शैली के सिक्के चलाए। नेक्स्ट सेंस लिखो, चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार, चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण, नालंदा विश्वविद्यालय कहां था? बिहार में था, मगध में। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण शक्रादित्य के बैकमेट ऑफ कुमारगुप्त, शक्रादित्य के बैकमेट ऑफ कुमारगुप्त ने करवाया। कुमारगुप्त ने करवाया। अब देखो, हमें एक अभिलेख मिलता है, भीतरी अभिलेख, स्कंदगुप्त का अभिलेख है ना, आगे जो राजा आएगा उसका अभिलेख है, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। इसमें क्या जानकारी मिलती है कि कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। अब आप पता है कि अश्वमेध जब यज्ञ करवाते हैं तो घोड़ा छोड़ते हैं, घोड़ा ज्यादा जाएगा अपना साम्राज्य होगा और कोई पकड़ लेगा उससे युद्ध करना पड़ेगा। इस समय कुमारगुप्त की हालत, मतलब वो मरने के करीब आ गया था, बूढ़ा हो गया था, जर्जर था एकदम, है ना कुमारगुप्त। अब उसने घोड़ा छोड़ा तो उसके घोड़े को पकड़ लिया पुष्य मित्रों ने। पुष्य मित्र पढ़ेंगे आगे, एक वंश है ना, मध्य भारत में रहता है। पुष्य मित्रों ने उसके घोड़े को पकड़ लिया, लेकिन कुमारगुप्त की इतनी हिम्मत नहीं कि उनसे लड़ाई कर सके और घोड़ा वापस छुड़ा सके। इसका बेटा था स्कंदगुप्त, है ना। अब इसकी जो वाइफ है, हालांकि स्कंदगुप्त की सौतेली माँ थी, वो दूसरी वाइफ थी ना, तो वो बोलती है कि आपकी तो हिम्मत है नहीं जाने की। क्या? उसकी जो सौतेली माँ है स्कंदगुप्त से नफरत करती थी, पसंद नहीं था उसको। वो सोचती थी कि अपन स्कंदगुप्त को भेज देते हैं, ये वहां मारा जाएगा, इसका फंद मटेगा और अपना बेटा राजा बन जाएगा। तो उसने कहा
आप ऐसा करिए, आप स्कंदगुप्त को भेज दीजिए, स्कंदगुप्त जाएगा, पुष्यमित्र को हराएगा और अपना राज्य छुड़ा। हाँ, कुमार गुप्त कि हाँ सही है, मैं भी उसको भेजना चाह रहा था। तो स्कंदगुप्त जाता है और उसने इन पुष्यमित्रों को हरा देता है और हराकर अपना घोड़ा वापस लेकर आ जाता है। ये जानकारी कहां से मिलती है हमें? भीतरी अभिलेख से मिलती है, जो किसका है? स्कंदगुप्त का है। ठीक है, लिखो ये चीजें, हेडिंग लगाओ, भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख इसमें लिखो, इसके अनुसार, किसके अनुसार? इसके अनुसार, भीतरी अभिलेख के अनुसार, इसके अनुसार कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का, कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया, आयोजन करवाया तथा इसके घोड़े को, किसके घोड़े को? अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को ना, तथा इसके घोड़े को पुष्यमित्रों ने पकड़ लिया। पुष्यमित्र वंश है, इसमें हर्षवर्धन पढ़ेंगे हम, प्रभाकर वर्धन पढ़ेंगे। इसके घोड़े को पुष्यमित्रों ने पकड़ लिया। स्कंदगुप्त ने, नेक्स्ट लाइन लिखो, स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों को पराजित किया। स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों को पराजित किया। देखो, सभी गुप्त शासकों में से जो कुमारगुप्त है ना, इस कुमारगुप्त के हमें सर्वाधिक सोने के सिक्के मिले। मैक्सिमम गोल्डन कॉइन्स किसके मिले? कुमारगुप्त के, है ना। कहां से मिले हैं? भरतपुर के पास में एक जगह पड़ती है बयाना। हाँ, बयाना भरतपुर, उस बयाना भरतपुर से हमें कुमारगुप्त के सिक्कों का ढेर मिला है। हाँ, ढेर, बहुत सारे सिक्के मिले, मतलब वहां से बहुत सारे मिले, 6-7 हजार के समथिंग सिक्के मिले इसके बयाना से। किसके? कुमारगुप्त के। हो सकता है यहाँ पर आया होगा, इसका शासन हो रहा होगा उस समय, मगध के टाइम पे ना। सर्वाधिक सिक्के, सोने के सिक्के मिले इसके कुमारगुप्त के, और सिक्कों का ढेर कहां से मिला है? बयाना भरतपुर से मिला है। हम गुप्त शासकों की बात करें तो इन सभी गुप्त शासकों में से भी सर्वाधिक अभिलेख किसी के मिले हैं? तो कुमारगुप्त ही है। सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के मिलते हैं। देखो, हो सकता है किसी और ने भी लिखवाए होंगे, लेकिन अभी तक हमारे पास जितनी जानकारी है उसके आधार पर सर्वाधिक अभिलेख किसके थे? कुमारगुप्त के थे। आगे अगर खोज होगी किसी और के मिल जाएंगे तो हम और के पढ़ लेंगे। अभी तक तो सर्वाधिक अभिलेख किसके? कुमारगुप्त के। ठीक है, 2-3 लाइन और ऐड करो। गुप्त शासकों में, गुप्त शासकों में सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के कुमारगुप्त के मिले। कुमारगुप्त के मिले। कंटिन्यूएशन है ना। बयाना भरतपुर से, बयाना भरतपुर से इसके सिक्कों का ढेर मिलता है। इसके सिक्कों का ढेर मिलता है। इसके सिक्कों का ढेर मिलता है। नेक्स्ट सेंस लिखो। गुप्त शासकों में, गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख
सर्वाधिक अभिलेख, कुमार गुप्त के मिले सर्वाधिक अभिलेख, कुमार गुप्त के मिले। देखो सिक्कों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं ना, सिक्के कैसे कैसे क्या होते हैं। नोट लगा के लिखो सिक्के। है तांबे किसी के तो नॉर्मली पहले से चलते आ रहे थे, जब वैदिक सभ्यता के बाद शुरू ना उत्तर वैदिक काल से, तब से चलते आ रहे तांबे के। तो नॉर्मली सभी ये चांदी के सोने के मोस्टली चल रहे ज्यादा, है ना। चमड़ा के चमड़ा कितने चलाए थे, चमड़ा के सिक्के मैं बता दूंगा, देखे ना अभी याद नहीं है, क्लिक नहीं करो। तेरे को याद है? याद नहीं, लेकिन ये जरूर याद है कि वर्तमान में जो कोलकाता संग्रहालय वहां चमड़ा सिक्के मिलते हैं, रखे हुए हैं, संग्रहित है। कौन कल बता दूंगा तेरे को किसने चलाए चमड़े के सिक्के। देखो सिक्कों के बारे में है, जो आरंभिक सिक्के थे, प्रारंभिक सिक्के चल रहे थे, उन सिक्कों को बोलते हैं हम आहत। आरंभिक सिक्के उन्हें बोलते हैं आहत या पंचमार्क। आहत या पंचमार्क मतलब है इनके आघात करके पीट पीट के बना देना उनको, इसलिए वो नाम हो गया आहत या पंचमार्क। प्रारंभिक वाले जो सिक्के थे उनके। फिर जो ग्रीक शासक आए, जिनने हमने इंडो ग्रीक कहा था ना, उन ग्रीक शासकों ने सबसे पहले लेख युक्त सिक्के चलाए थे। ऐसे सिक्के जिनमें कुछ लिखा हो, वो किसने चलाए थे? ग्रीक शासकों ने चलाए थे। वो भी सोने के सिक्के थे, यानी सोने के लेख युक्त सिक्के। लेख युक्त सिक्के किसने चलाए थे? ग्रीकों ने चलाए थे। कुषाणों की बात करें तो इन कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। शुद्ध सोने के सिक्के। अगर हम ये बात करो सातवाहन की, सातवाहन शासकों ने शीशे या इसको बोलते हैं पोटीन, शीशे या पोटीन के सिक्के चलाए। अब शीशा क्या होता है जानते हो क्या? शीशा जानते हो? कांचनी लेड, साइंस में आता है लेड, जिसको पीबी से डिनोट करते हैं, है ना, वो शीशा है ना, लेड बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में शीशा बोलते हैं, प्रतीक उसका पीबी। उसके सिक्के चलाए थे किसने? सातवाहनों ने। ये चीज याद रखना, किसने पूछा है भाई शीशे या पोटीन के सिक्के किस वंश के द्वारा चलाए गए थे? किसके द्वारा चलाए गए थे? सातवाहन वंश के द्वारा आया था। अच्छा पता क्या? हाँ, तो इस सातवाहन वंश चलाए शीशे या पोटीन के सिक्के। गुप्तों की बात करें तो गुप्तों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए हैं। सर्वाधिक सोने के सिक्के, ठीक है ना, थोड़ी याद रखना। फिर कोई पूछ ले डायरेक्ट उठा के भाई सोने के सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के किसने चलाए थे? ग्रीकों ने। सर्वाधिक चांदी के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने। शीशे पोटीन के सर्वाधिक किसके? सोने के, गुप्तों ने ना। लिख लो कैसे, नोट रख लें सिक्के, लिख लो आरंभिक सिक्के आहत या पंचमार्क थे, ग्रीकों ने चलाए, कुषाणों ने, सातवाहनों ने, गुप्तों ने। सर्वाधिक चांदी वाला लिख कहते हैं, उसको भी लिख लो। सबको नहीं चलाए थे ना। गुप्त से पहले लिख लेना इसको, सातवाहनों के नीचे और गुप्त से पहले।
कौन सी ग्रेजुएशन वाली में आया हुआ है सीईटी में? तो ग्रेजुएशन वाली में आया होगा ना। तो कितने बनाए? 72। उसमें क्या आ रहा था? 100 से आ रहा था। ये 72 लिखा रहा था, लिखा रहा था उसमें। हाँ, तो मेरे 144 नंबर आया फिर। तूने दिया था क्या राहुल? तूने नहीं दिया? तूने? अच्छा, पता ही नहीं था। पता था नहीं, मतलब कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। अब आएगा तेरे को सब जनता में। अरे बावड़ा है, हमारे सानिध्य में आ गया तो चिंता है तेरे क्या विकास? इसलिए पढ़ी क्लास बावड़ा है, राजस्थानी जीके पढ़ी इसने। राजस्थान जीके के क्वेश्चन डालने शुरू करेंगे है ना, जैसे इसके क्वेश्चन कराना, हालांकि सिलेबस तो कराएंगे बट क्वेश्चन भी कवर करेंगे। जैसे मैं आज ये इंडियन ज्योग्राफी के पॉलिटिकल डाल रहे ना, इसे राजस्थान के शुरू करेंगे। क्लास लेना डेली लिया करो, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। और जो बात मैं यहाँ नहीं बताता वो बात वहां बताता हूँ, वहां क्या तो उसको देखा करो। लिख लिया? वो देखती है बता दी ना, कर करके बता दी। एक तो पहला क्वेश्चन कर करके वाला था, और कुछ नहीं होगा, ये क्वेश्चन थोड़ी 8 क्वेश्चन कराए थे। कितना भी देखो ऐसा मैंने देखा। हां ये वीडियो तो भाई पूरे देखा करो ना, तुम्हारा रिवीजन होगा इस चीज से। चाहे स्पीड बढ़ा के देख लो, बगमा में आवाज ये बड़ा बड़ा देख ले समझ। ये हो गया आपकी कौन? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त हो गया, सिक्के तो है कि कुमारगुप्त भी हो गया ना। अगला राजा देखो स्कंदगुप्त। से 467 जरा सा सका लीरा भी जाएगा। इसके खिलाफ षड्यंत्र ऐसे गए थे। जीआईडी फिर बहुत शानदार। गुप्त शासकों में सबसे बेहतरीन किसी का व्यक्तित्व अगर कहें स्कंदगुप्त। हालांकि सब गुप्त शासकों में सभी शानदार शानदार शासक है। तुम चाहे चंद्रगुप्त फर्स्ट को उठा लो, सेकंड को उठा लो, समुद्रगुप्त को देख लो, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, बस एक ही आया भी रखना है ना, रामगुप्त। अब वो ये है घर में कोई निकम्मा निकलता ही है। अपने देख लो आसपास 4 भाई है तो सभी चारों के कलेक्टर थोड़ी बनेंगे, ये तो उठाई पड़ता है ना। तो रामगुप्त वही था। स्कंदगुप्त बहुत महान योद्धा था। वो बाद में देखी थी भी, उनको हराया पुष्यमित्रों को। महान योद्धा तो है ही सही। स्कंदगुप्त की हमें एक बात पता चलती है कि इसके शासनकाल में जब वो जर्जर अवस्था में आ गया था, मरने वाला था ना, तो मंत्रियों ने मिलकर स्कंदगुप्त को राजा बना दिया अगला मगध का। इसके शासनकाल में मगध पर अटैक कर दिया हूणों ने। हूण एक मध्य एशिया की जनजाति बर्बर, भयंकर जनजाति, मतलब जितने भी तुम लिचड़ो ऐसे तो हो सकते हो इनके लिए, कायर थे एकदम से कायर ये हूण। रामगुप्त नहीं थे, वो तो निठल्ला, तो किसी काम का नहीं था। ये युद्ध तो कर लिया हमसे हम, है ना, कायर मतलब कि क्रूर थे एकदम, कायर में क्रूर थे ना। जो ये अपन बोलते हैं ना हर हर महादेव, ये हर हर महादेव का नारा इन्होंने प्रसिद्ध किया है। हूण शंकर भगवान के बेहतरीन अनुयायी, प्रसिद्ध अनुयायी शंकर भगवान की।
तो ये एक साथ अगर ना साथ में ऐसे नहीं आते 10,000 5,000 में, लाख 3 लाख साथ में चलते हैं एक साथ पूरी सेना नहीं, जहां भी रुके ना पूरा गांव बसता है, शहर बसता है, इतने भयंकर आते हैं। और फिर वो लाख 3 लाख एक साथ जोर से हर हर महादेव बोलते हैं तो आसपास की जमीन हिलने लग जाती है, वैसे ही वैसे होड़ आ गया तो खत्म करेंगे। और इनके मारने का तरीका क्या था कि दुश्मन को मार दिया, मारने के बाद उसकी मुंडी काटेंगे, मुंडी काट कर उस मुंडी को साफ करेंगे, पूरे माल में बाहर निकालेंगे उसके बाद धो धा के उसमें डालेंगे शराब और फिर शराब को पिएंगे, उसमें से उस मुंडी को डालकर शराब को पी लेते। इतने क्रूर थे। मध्य से की बर्बर जाती है, एकदम जंगली जाती है, कौन? हूण। अब ये हूण आक्रमण कर दिया, ये हूण कहां पर? मगध पर। अब वही बात कुमारगुप्त, मतलब कुमारगुप्त शासन भी नहीं संभाला लेकिन मरा भी नहीं था, जिंदा, लेकिन कुल मिला सत्ता हाथ में आने लगे थे स्कंदगुप्त के। अब कुमारगुप्त की टेंशन हो गई कि यार अब हूण आ रहे हैं, कौन संभालेगा उनको, हमारे पास हिम्मत नहीं इतनी। फिर से वही इसकी सौतेली मां स्कंदगुप्त की, वो इसको मारना चाह रही थी कि ऐसा करो आप स्कंदगुप्त को भेज दो, वो ले लेगा उनसे टक्कर। ठीक है, स्कंदगुप्त को भेज दिया। स्कंदगुप्त को भी बात पता थी कि हूण इतने शक्तिशाली है कि हम उनको पराजित नहीं कर सकते, लेकिन फिर उसने कोशिश की। तो हूण स्कंदगुप्त क्या है, बड़ा बुद्धिमान आदमी था, योद्धा तो था ही, बुद्धिमान भी बहुत था। अब ऐसा जैसे मान लो 10,000 की सेना, जितनी भी सेना तो आई युद्ध करने। अब इधर से पीछे से सौतेली मां षड्यंत्र रचा रही है कि यार इसको कैसे हराएं, इसको कैसे हराएं, कैसे मरवाएं इसको। और पीछे से मैसेज करती हो कि यहाँ मगध में पाटलिपुत्र में अव्यवस्था फैल गई है, तो आधी सेना को भेज यहाँ पर। युद्ध लड़ने गए हूणों से 10,000, पहले कम सैनिक थे, आदि को वापिस और बुला लिया। तो सैनिकों अब वो, हाँ स्कंदगुप्त को पता थी ये सारी चीजें कि वो हमारे खिलाफ चलती है षड्यंत्र से, लेकिन फिर भी स्कंदगुप्त उसका सम्मान करता था। एक भी बात उसकी कभी नहीं टाली उसने। ठीक है महाराज, अभी आदि सेना भेज रहे, आदि सेना भेज दी, बाकी को मुझे लो, हम तो पहले ही उनसे जीतने वाले नहीं थे, पहले ही हिम्मत नहीं थी कि उनसे जीत जाएंगे, और आदि और भेज दी वापिस, तो चलो वापिस चलते पर, तो अपने चलते पर क्या करेंगे लड़के। फिर स्कंदगुप्त ने कहा कि नहीं, हम लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, जो भी होगा फैसला देखा जाएगा। अब भाई साहब इसने रणनीति बनाना शुरू किया स्कंदगुप्त ने। ये तो सेना इकट्ठे कर ली, सेना को बड़े, वो जो आम जनता थी ना, जो उनसे डरती थी, उनको भी इकट्ठा किया, तुम में से जो लड़ सकता है वो आ जाओ शामिल हो, उसको हम ट्रेनिंग देंगे, सबको ढंग से युद्ध करना सिखाया, लड़ना सिखाया, सब कुछ करवाया। फिर उसके बाद सबको हथियार दे दिए। और जहां युद्ध होने वाला था ना, वहां पर स्कंदगुप्त ने पहले से कई खड्डे बना दिए, उनको ढक दिया खड्डे बनाकर, कई खाइयां बना दी, कई दलदल जगह बना दी, ऐसी पूरी रणनीति बना ली स्कंदगुप्त ने। अब हूण तो 2-3 लाख आएंगे एक साथ, बहुत सारे आएंगे, तो उनको कौन रोकेगा, डाकी आएंगे तो। अब उधर से हूण आ रहे, अब इनको तो पता है भाई मैंने कहां-कहां कुछ क्या कर रखा है, तो उस हिसाब से स्कंदगुप्त ने अपनी सेना को सेट कर दिया। अब उधर से हूण आ रहे हैं, तो कोई खाइयों में गिर रहे हैं, कोई दलदल में फंसे हैं, कोई काम कर रहे हैं, युद्ध दोनों के बीच में अच्छी तरीके से, और स्कंदगुप्त ने हूणों को हरा दिया, उस पर बर्जन जाति को हरा दिया। हूण क्या करते हैं, वो माहौल बनाते हैं। माहौल कैसे बनाते हैं, एक तो ये हर हर महादेव का नारा देते हैं जोर से, माहौल कैसे बन जाता है, नॉर्मली भी कोई नहीं करता है, पर ही देख लो गाड़ी पे और महादेव बोलते तो अरे हट जाओ जाओ जाओ, ये आ रहे हैं, तो ऐसे माहौल बनाते हैं। और फिर दूसरा, जैसे युद्ध करने गए तो हूण राजा अपने घोड़े के बगल में थैला लटका के रखता था, और उस थैले में मुंडियां रहती थी सभी राजाओं की, जिनको पहले उसने मारा है, पर मुंडी निकाल के देख, ये सब वो राजा है जो मेरे खिलाफ लड़ रहे थे, और इन सबके राजाओं की मुंडी काट काट के मैंने शराब पी है, अब तेरा नंबर आएगा, तेरे में तेरी मुंडी काटूंगा, उसमें शराब पीऊंगा। तो एक तो ऐसे डर बैठ जाए। फिर दूसरा, जैसे मान लो कोई सामने वाले राजा को हराया और उनकी सेना को बंदी बना लिया, तो उन सैनिकों के सामने वो उन्हीं के कुछ लोगों को काटते हैं, उनकी गर्दन काटते हैं, साफ करते हैं, साफ करके उसमें शराब डालते हैं, शराब पीते हैं। तो जो वो देख रहे हैं सामने बंदी बेटा बेटा शराब वाला पी ली, उसके बाद छोड़ देते हैं, जा तो फिर ये। अब वो क्या करेगा, उनका जो कृत्य देखा है ना, उसको जाके जनता को कहेगा, जनता में और डर फैलेगा। ऐसे माहौल बना देते हैं हूण, और माहौल बना के सामने डर जाता था। जब स्कंदगुप्त है ना, तब ये दोनों भी इसको भी डरा था, तुझे मार देंगे, तेरे मुंडे में शराब पिएंगे, मार देंगे, काट देंगे। स्कंदगुप्त ने कहा कि तुम भी शंकर भगवान के भक्त हो और मैं भी शंकर भगवान का भक्त हूं,
मुझे भोलेनाथ ने कहा है कि तुझे कोई नहीं मार सकता, अब आ जाओ युद्ध करते हैं। बुद्धिमान आदमी था, उसको पहले से सब पता था, तो युद्ध किया, इसमें स्कंदगुप्त जीत गया। अब जब ये वापस जा रहा है जीत कर पाटलिपुत्र में, तो इसको रास्ते में पता चलता है कि वहां पर इसकी सौतेली माँ ने इसके सौतेले भाई को राजा बना दिया। उसको कर दिया राजा घोषित और उसको कर दिया सेनापति। बाहुबली में होता ना, भल्लाल देव को राजा बना देते हैं और बाहुबली को बना देते हैं सेनापति। वो क्यों बात हुई? अब जैसे वो पाटलिपुत्र में आने लगा तो उसकी सौतेली माँ को पता चल गया कि यार प्रजा की जो सहानुभूति है ना वो स्कंदगुप्त के साथ है और कहीं ना कहीं वो उसको राजा बना देंगे। तो फिर उसने आदेश जारी किया इसके पास स्कंदगुप्त कि तू पाटलिपुत्र में कदम नहीं रखेगा, यहां नहीं आएगा, कहीं जा यहां नहीं आएगा। अब ऐसा स्कंदगुप्त की सम्मान करता, हर बात मानता कि ठीक है जैसा आपकी इच्छा वैसा। अब सभी सेना को कहा कि तुम जाओ पाटलिपुत्र, मैं तो जा रहा हूं, कहीं भी चला जाऊंगा। कि नहीं नहीं हम नहीं जाए, हम आपके साथ ही रहेंगे, हम विद्रोह करेंगे, उनका चलो आप हमारे साथ, हम आपको राजा बनाएंगे। बावड़े मत बनाओ, जो बात है वो सही है, जाओ तुम, मैं देख लूंगा मेरे साथ। गए और स्कंदगुप्त पाटलिपुत्र के पास में किसी गांव में जाकर खेत वेत में खेती करने लगे, कोई मतलब कोठी वोटी बना के, किसको पता नहीं था। कुछ दिनों के बाद उसकी सौतेली माँ ने स्कंदगुप्त की सगी माँ को और सगे भाई को जेल में डाल दिया, उनके ऊपर अत्याचार करने लग गई वो। तो ये बात पहुंची स्कंदगुप्त के पास, तो स्कंदगुप्त ने फिर मैसेज किया सौतेली माँ को, आपने मुझे राजा नहीं बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, पाटलिपुत्र में आने के लिए मना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कि मेरी माँ को मेरे भाई को तो परेशान मत करो, अत्याचार मत करो। कि नहीं मैं तो करूंगी, क्योंकि ये तेरी माँ है और तू इसका बेटा है, इसलिए इसको परेशान करूंगी। तब तो फिर मुझे भी एक्शन लेना पड़ेगा। तब जाकर फिर वो आता है वापस, सेना इकट्ठी करता है, अटैक करता है पाटलिपुत्र पर, खुद राजा बनता है, उसके सौतेले भाई को मारता है। उसकी माँ को मारा नहीं उसने, ना बंदी बनाया, रखा ऐसे कैसे चुपचाप नहीं रहे, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, और वो राजा बना। इस प्रकार स्कंदगुप्त का। हालांकि फिर भी वो बाद में षड्यंत्र रचती रहती थी, मैं कहीं कुछ ना कुछ उसको मारना चाहती थी कैसे ना कैसे करके, और फाइनली इसको मार ही देती है, स्कंदगुप्त मरवा देती है वो ना। तो इसका इसलिए शासनकाल 13 साल चला क्यों। लिखो स्कंदगुप्त के बारे में बात है। हाँ सेम बाहुबली वाली कहानी है, थोड़ी थोड़ी है ना, वो भी ज्यादा है, बाहर जाके जनता के साथ रहने लग जाता है ना। तो बाहुबली स्कंदगुप्त। लिखो यह एक महान योद्धा था, यह एक महान योद्धा था, इतना शानदार शासक है, लेकिन इसके बारे में जो 4 लाइनें लिखनी रहती है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आता इससे। अब क्वेश्चन जहां से आएगा वही दिखाएंगे ना, वरना इसके बारे में 1 घंटा लग जाए पूरा स्कंदगुप्त के बारे में, इतना बेहतरीन राजा था ये स्कंदगुप्त। एक जो आता है वही लिखाएंगे कभी। देखो नेक्स्ट लाइन से, इसके शासनकाल में हुणों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया। इसके शासनकाल में हुणों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया। नेक्स्ट देखो, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार, जूनागढ़ कहां है? जूनागढ़ कहां है? वो तो है सही, गुजरात में भी ना, गुजरात वाला है ना। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार इसने हुणों को पराजित किया। किसको पराजित किया? हुणों को पराजित किया। और इसी अभिलेख के अनुसार ना देखो, इसी जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त के शासनकाल में गुजरात को उस समय बोलते थे सौराष्ट्र। इसके शासनकाल में सौराष्ट्र का जो गवर्नर है वो है पर्णदत्त।
यानी कि जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र के गवर्नर प्रणदत्त के बेटे चक्रपालित ने जूनागढ़ में, जूनागढ़ क्या आज की जो एग्जैक्टली लोकेशन बताएंगे, काठियावाड़ था गुजरात में है ना, उस काठियावाड़ में एक झील बनी हुई है सुदर्शन झील। इस सुदर्शन झील का इसने पुनर्निर्माण करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र के गवर्नर प्रणदत्त के बेटे चक्रपालित ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया और इसी के पास में एक विष्णु मंदिर बनवाया था। अब अगर इसने इसका पुनर्निर्माण करवाया है तो इसका निर्माण किसने करवाया? क्वेश्चन बढ़ता है ना, भाई जब इसने पुनर्निर्माण करवाया तो निर्माण किसने करवाया होगा? देखेंगे इसको लिख लो। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार इसके शासनकाल में सौराष्ट्र के गवर्नर, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार इसके शासनकाल में सौराष्ट्र के गवर्नर, सौराष्ट्र यानी गुजरात है ना, सौराष्ट्र के गवर्नर प्रणदत्त, सौराष्ट्र के गवर्नर प्रणदत्त के बेटे चक्रपालित ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। तथा इसके समीप विष्णु मंदिर बनवाया। क्लियर? अब नोट लगा के लिखो सुदर्शन झील। गुजरात में जगह पड़ती है काठियावाड़। ठीक है, देखो कार्य, शासक और गवर्नर। गवर्नर को समय बोलते हैं सूबेदार। सूबेदार है ना। देखो कार्य निर्माण देखते हैं पहले, कार्य में क्या जाएगा? निर्माण किसने करवाया इसका निर्माण हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य, और इसके शासनकाल में जो सौराष्ट्र है वहां का गवर्नर कौन था? वो था पुष्यमित्र वैश्य। पुष्यमित्र वैश्य से क्या था? गवर्नर था इसके शासनकाल में। निर्माण करवाया चंद्रगुप्त मौर्य ने और गवर्नर था पुष्यमित्र वैश्य। इसके बाद इसका जो पुनर्निर्माण करवाया था, हुआ क्या? अशोक के शासनकाल में भयंकर बारिश हुई थी, और जब बारिश हुई तो यहाँ की जो जनता थी सौराष्ट्र की, वो वहां के गवर्नर के पास गई और उसने जाके कहा कि सुदर्शन झील का मतलब क्षतिग्रस्त हो गई है, इसको दोबारा बनाओ। तो वो गवर्नर है अशोक के पास कि सुदर्शन झील ढह गई है, इसको बनाना है। तो अशोक बोलता है कि ठीक है बनाओ उसको। तो अशोक के शासनकाल में इसका पहला पुनर्निर्माण हुआ था। अशोक
मौर्य। और इस समय जो यहाँ का गवर्नर था वो था दुशासन। दुशासन नाम का गवर्नर था जो किसके समय था? अशोक मौर्य के समय था। इसके बाद फिर से इसका पुनर्निर्माण किया क्योंकि फिर से कुछ क्षतिग्रस्त हो गई थी, और ये किया था एक शक शासक था रुद्रदामन। इस रुद्रदामन ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। इस समय जो गवर्नर का सौराष्ट्र में जो गवर्नर था वो था सुविशाख। यानी कि निर्माण करवाया मौर्य ने। उस समय गवर्नर कौन था? पुष्यमित्र वैश्य था। पहला पुनर्निर्माण करवाया था अशोक मौर्य ने। उस समय कौन था? दुशासन था। फिर दूसरा करवाया था रुद्रदामन ने। कौन था? ये शक था। और इस समय गवर्नर कौन था? सुविशाख था। ये तीनों जानकारी मिलती है हमें जूनागढ़ अभिलेख से। कौन सा जूनागढ़ अभिलेख? नहीं, जूनागढ़ वही गुजरात वाला ही है। जो इसे पहले लिखा था हमने वो था स्कंदगुप्त का। ये जूनागढ़ है रुद्रदामन का। जूनागढ़ में कई सारे अभिलेख मिल सकते हैं, और जहां से मिले जूनागढ़ अभिलेख नाम हो जाता है उनका। तो ये वाला जो जूनागढ़ अभिलेख है जिसे में ये जानकारी मिलती है वो तो रुद्रदामन का है। और जो वो लिखवाया था मैंने वो किसका है? वो स्कंदगुप्त का है। ठीक है। इसमें क्या बोलता है रुद्रदामन में? ये सारी जानकारी मिलती है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। उस समय यहाँ का जो गवर्नर है वो पुष्यमित्र वैश्य था। फिर ये ढह गई थी बारिश की वजह से। इसका पुनर्निर्माण अशोक ने करवाया था और इसका गवर्नर तुषार था इस समय। लेकिन इन्होंने इसका जो निर्माण करवाया है, पुनर्निर्माण करवाया है, इसके लिए यहाँ की आम जनता को पैसे नहीं दिए थे, उनसे बेकार करवाई थी। और इसलिए साथ उनसे टैक्स और लिया, कर और लिया था। हाँ, ऐसे उनके बारे में बोलता है। लेकिन फिर मैंने इसका पुनर्निर्माण करवाया और मैंने जनता से ना तो पैसे लिए और ना कोई कर लगाया, और हालांकि मैंने जनता की सहायता की थी। ऐसा कौन बोलता है? रुद्रदामन बोलता है। खुद के लिए खुद की बड़ाई कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? बुराई कर रहा है। होता है। चलते हैं अब आगे। देखो, इसके बाद भी इसका पुनर्निर्माण हुआ है। 3 बार इस जेल का हुआ है पुनर्निर्माण। अब किसने किया है? किसके समय हुआ है? शासक कौन है? स्कंदगुप्त। और गवर्नर पाणिदत्त। गवर्नर कौन है? पाणिदत्त। हालांकि पाणिदत्त ने नहीं किया था, किसने किया था? इसके बेटे ने, चक्रपाणि ना। लेकिन गवर्नर तो पाणिदत्त ही था। तो ये है आपके सुदर्शन झील की सारी बातें। छाप लो। बोर थोड़ी हो गए। अभी रामायण महाभारत शुरू कर दो क्या? है बोर हो रही? तुम्हें क्लास लूंगा भी, जो क्वेश्चन है क्यों नहीं ना हुए? नहीं तो यूट्यूब पे लेगा, ऑप्शन है आजकल तो, डिजिटल जमाना है। जैसे भगाओ वैसे भागूंगा मैं इसमें। हेलो, हाँ हेलो, हाँ जी, क्लास ले रहा हूँ। ऐसे ऐसे लिखना इसको ना। गुप्त वंश हो गया मोस्टली। बस इसमें जो साहित्य है ना वो नाम लिखने साहित्य के केवल। रामायण भी इसमें लिखी गई थी, महाभारत में लिखी गई थी,
कालिदास ने क्या क्या लिखे थे, बुरा दिख नहीं रहा तेरे को? मैं भी तो मतलब भी नहीं दिखेगा, तो ये आ रहा है सामने, इधर बैठ जा तू। इधर बैठ जाएगा आगे। क्यों कर लगता है क्या? तो दोस्तों फिर हाँ तू सांस को इसके इन तीनों के एरो लगा के देख लेना। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से। किसका अभिलेख है? रुद्रदामन का है। और नीचे वाले कैसे मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है भी, लेकिन ये स्कंदगुप्त का है। पहली तीन तो मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से जो रुद्रदामन वाला है, लास्ट वाले मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से जो स्कंदगुप्त का है। नहीं समझ में? ये तीन जानकारी है ना, ये हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिली है। कौन सी जूनागढ़ अभिलेख से? रुद्रदामन वाले से। जो लास्ट वाली लाइन है जो मिली में जूनागढ़ अभिलेख से, लेकिन स्कंदगुप्त वाले से। जूनागढ़ से दो तीन अभिलेख, बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, जहां से मिले उसका नाम वही होगा। अब अलग अलग राजा का है, बाकी पढ़ेंगे कल, ठीक है ना। सैटरडे को तुम्हारा टेस्ट है एंशिएंट हिस्ट्री पूरी का, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर जहां तक करोगे वहां तक, ठीक है ना। पढ़ के ना ढंग से।